मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। आपको समाज की शक्ल दिखाते हैं। आप देखते रहिए आईना इंडिया। ये आईना इंडिया का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस.जेड. मलिक, संपादक सामाजिक आईना इंडिया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मदरसा के शिक्षकों के लिए आयोजित कंप्यूटर वर्कशॉप। यह वर्कशॉप मदरसा दुरसूल कमर शाहीन बाग की संचालिका कनीज़ फातिमा के सहयोग से और जामिया हमदर्द शिक्षक संस्थान कमेटी के चेयरमैन सैयद समर हामिद के सौजन्य से एवं सद्भावना मिशन के संचालक IIT से सेवानिवृत्त प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी तथा सोशल मीडिया शिक्षिका रेखा त्रिपाठी की निगरानी में विशेषकर मदरसा शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय कंप्यूटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका आज अंतिम दिन है, जिसमें दिल्ली के जिला पूर्वी दक्षिण के चुनिंदे मदरसों के शिक्षकों को और मदरसे के शिक्षित आलिमा लड़कियों को आमंत्रित किया गया है और कंप्यूटर की मूलभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सेमिनार कर उन्हें समाज के प्रति उनके जिम्मेदारियों के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सेमिनार का देखरेख, सेमिनार की व्यवस्था और कंप्यूटर वर्कशॉप की व्यवस्था भी कंप्यूटर शिक्षक मोहम्मद इरफान, गजाला मैम, अफशा मैम जिम्मेवारियाँ संभाल रही हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मदरसे के शिक्षकों को मूलभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण क्यों, जबकि आज सरकार के सहयोग से हिंदुत्व विचारधारा वाले कट्टरपंथी सामाजिक संगठन और दुराग्रही मानसिकता वाले लोग जहां एक और मदरसों को बदनाम कर रहे हैं, वहीं विपिन त्रिपाठी जैसे लोग समाज में सौहार्द पैदा करने के खातिर मदरसों के बच्चों को कंप्यूटर में शिक्षित और समाज के प्रति उनके दायित्व का एहसास दिला रहे हैं। इसके पीछे उसका मकसद क्या है? जनाब त्रिपाठी जी, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे और समाज को आप बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पहले तो मैं अपने बारे में 2 बातें बता दूं। मैं विपिन त्रिपाठी हूं और मैं IIT दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाता था, लेकिन पिछले 33 साल से जब से देश में सांप्रदायिकता राजनीति पर हावी हो गई, हिंदुस्तान के व्यापारी तबके पर सांप्रदायिकता तारी हो गई, हावी हो गई, तो मैं सांप्रदायिकता के सवाल पे काम करता हूँ। अब तो मैं रिटायर भी हो गया IIT से 10 साल पहले, तो पूरा वक्त इसी काम में लगाता हूँ। आप IIT में थे? IIT में आप किस पोस्ट पे थे आप सर? मैं प्रोफेसर था। प्रोफेसर थे। मैं फिजिक्स पढ़ाता था उधर, और 2007 से हम लोग तालीमाबाद में, जो कि हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी का सेंटर है, वहाँ पर मदरसा टीचर्स के लिए हर साल वर्कशॉप करते रहे हैं। ज़्यादातर वर्कशॉप मैथमेटिक्स में हुए, कुछ साइंस में हुए, लेकिन ये पहला वर्कशॉप हमारा कंप्यूटर साइंस पे है। और वजह ये है कि कंप्यूटर आजकल हर जगह फैल गया है। तो हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं, समर हामिद साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि मदरसा टीचर्स को मैथमेटिक्स के साथ साथ कंप्यूटर के बारे में भी कुछ जानकारी दें। हालांकि मैं कुछ जानता नहीं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन चूँकि वो चाहते थे कि मैं आऊँ तो मैं रोज़ आया। आज हमारा आखिरी दिन है वर्कशॉप का, 5 दिन का वर्कशॉप था। 24 से चल रहा है ये वर्कशॉप? 24 से चल रहा है, बीच में 1 दिन की छुट्टी रखी थी, आज आखिरी दिन है। इसमें मदरसा के टीचर्स हैं। अच्छा। और उन लोगों की काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई, ऑलरेडी भी कई चीज़ें वो जानते ही थे। तो ये वर्कशॉप इस सेंस में हमें बड़ा सुकून देने वाला है कि हमारे ये टीचर सब जब अपने स्कूलों में जाएंगे, मदरसों में जाएंगे, तो अपने बच्चों के साथ वो अपनी जानकारी बांटेंगे। और हमारे मुल्क में ये जो मदरसा के बच्चे हैं, इसके बारे में एक बात मैं पहले कह दूं, मदरसा में जो बच्चे आते हैं वो इंसान बनने के लिए आते हैं, इंसान बन के निकलते हैं। बेशक। इनके बारे में जो गलत धारणाएं पैदा हुकूमत ने कर रखी हैं, आज की हुकूमत ने या कुछ संगठनों ने पैदा कर रखी हैं, वो बहुत ही गलत है। मदरसे के बच्चे आम स्कूलों के बच्चों से ज़्यादा सच्चे, सरल और एक दूसरे की फिक्र करने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में भी सीमाएं हैं।
तो इसलिए उनको हिसाब, कंप्यूटर और अंग्रेजी की भी ज़रूरत है। कुछ तो सिखाई ही जाती है स्कूलों में, मदरसों में, लेकिन उसको और थोड़ा बढ़ा के सिखाने की ज़रूरत है, विस्तार करने की ज़रूरत है उसमें। इसीलिए आज से हमारे वर्कशॉप। यह बहुत अच्छी बात है आपने कही है कि आपने जो मदरसे को समझा, वो आपका एक एक्सपीरियंस आपने गेन किया। जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है और मदरसों के प्रति लोगों की जो बदनाम किया जा रहा है, जो संगठन के द्वारा या सरकार की से रिलेटेड संगठनें हैं, वो एक ख़ास मदरसे को टारगेट कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है कि ये मदरसे को टारगेट करना, मदरसे के ख़ास के बच्चों को टारगेट करना, क्या ये सोची समझी साजिश है या ऐसा कुछ इन लोगों का कोई प्लान है? इस तरह साजिश तो है ही, सोची समझी साजिश है, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस पे आपका क्या इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में पिछले 30 बरस से पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है। मतलब ये वोट की राजनीति हो गई? वोट की नहीं, पोलराइजेशन, वोट भी हासिल करने के लिए पोलराइजेशन है, लेकिन बहुत बड़ा कारण इसका हमारे हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है। उसकी नफरत नंबर 1 मुसलमानों से नहीं, पहले नंबर की नफरत उनकी अपने वर्कर्स से है। तो उन्होंने कहा कि वर्कर्स अगर इकट्ठे रहेंगे तो अपनी बेहतरी की मांग करेंगे, इसलिए वर्कर्स को तोड़ो, किसानों को तोड़ो। तो पोलराइजेशन हिंदुस्तान के संपन्न वर्ग का औजार है, ताकि किसान मजदूर आपस में लड़े, इनकी चालों को समझ न सके, अपने शोषण को। ये किस तरह के व्यापारी वर्ग हैं? ये सारे के सारे कौन क्या इनका कैटेगरी क्या हो सकता है? सारे के सारे व्यापारी, 90% हिंदुस्तान का व्यापारी, बड़े दुकानदार, उद्योगपति। उससे अगर लड़ाई झगड़ा या इनका द्वेष या फैलता है इनके इस हरकतों से, पोलराइजेशन के, अगर इसको सोचते हैं कि पोलराइजेशन से हमारा बिजनेस पे असर पड़ता है, तो वो माने ये समझ में नहीं आती है बात। पोलराइजेशन अगर इकट्ठा कोई भी समुदाय है तो बिजनेस अपनी जगह पे है, बिजनेस से तो कर रहे हैं लोग, अपना व्यापार तो अपनी जगह पे चल रहा है। जितना लोग इकट्ठा रहेंगे उतना ज़्यादा व्यापार भी चलेगा, लोग उसी तरफ जाएंगे। इनको इसमें तोड़ने का क्या मकसद है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जितना लोग इकट्ठे रहेंगे कारोबार उतना ही फैलेगा। हाँ। ये कारोबारी तबका अकेले हिंदुस्तान में नहीं, सारी धरती पर ये मान के चलता है कि जितना आदमी टूटेगा उतनी हमारा कारोबार फैलेगा। अवाम को जुड़ने ना दो, हाँ, इतना फसाद ना हो जाए कि साहब वो कार्मी धान पे ये सोच तो माफियाओं की है, जो आर्म्स बेचते हैं, जो बारूद बेचते हैं, गोला बारूद बेचते हैं, उनकी है कि इनको लड़वाओ और हम अपना हथियार सप्लाई करवाओ, इन लोगों को बेचो। ये इस तरह के व्यापारी लोग सोचते हैं, आम व्यापारी तो नहीं सोचता है। यही मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, ये किसी को क्लियर। इस वक्त सूरत ये है, जब लड़कियां आंदोलन चला रही थी, ये बैठी हुई हैं, ये खुद हमारी एक्टिविस्ट हैं, हमारे कनीज़ फातिमा गजब की श्रोताओं में आपको बता दीजिए, कनीज़ फातिमा ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही ज़माने से, बहुत ही काफ़ी दिनों से आप समाज की सेवा और ख़ास के लड़कियों की, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं विशेषकर। खैर, इनसे हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे साथ बीके त्रिपाठी जी हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन से बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा है कि 1969 के पहले हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर संगठन बन गए थे, आज़ादी के पहले से चले आ रहे थे और तादाद अच्छी खासी बढ़ गई थी। तो उस ज़माने में हिंदुस्तान का व्यापारी तबका नई नई मशीनें लाके कारोबार फैलाना चाहता था, तो उसको लगा कि छटनी करनी है। मजदूर अपनी बेहतरी की मांग करते थे, छटनी के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इनमें दंगा कराओ ताकि ये मांग ही ना कर सकें। तो भिवंडी का दंगा हुआ, अहमदाबाद का दंगा हुआ, और उसके बाद जो सारा का सारा आंदोलन चला, मंदिर आंदोलन भी हिंदुस्तान के व्यापारी तबके ने चलाया। ये चाहता है कि हिंदुस्तान के अवाम इकट्ठे रह ना सकें। कहेंगे तो ये कि साहब हमारा काम धंधा अच्छा चलेगा अगर समाज में शांति है और अमन है। ये बात तो एक तरीके से सही भी है, लेकिन उनको खतरा इस बात का रहता है कि अगर हमें बेलगाम शोषण करना है
कि आदमी ने गेहूं पैदा किया, उसकी लागत ही 20 रुपये किलो आई, तो वो कहेगा कि हमारा गेहूं भाई 25-30 रुपये किलो बिके। लेकिन अगर उसके भाव को वो मांग ना सके, वो आवाज ना खोल सके, तो किसान को तोड़ के रखना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। श्रोताओं, आपको बता रहे हैं, जो आज त्रिपाठी जो बता रहे हैं, ये हर आदमी नहीं समझ सकता है इस बात को कि शोषण से, आज पोलराइजेशन से बिजनेस क्यों फैलेगा और क्या वजह है। वो बहुत गहराई वाली बात जो आज तक कोई नहीं बता पाया है, वो हमारे त्रिपाठी जी बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुने। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 1969 से जब हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों के पास अपने कारोबार फैलाने की पूंजी आ गई और रईस बनना चाहते थे बड़ी बड़ी मशीनें लाके, तो उनको सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पे था कि हिंदुस्तान का जो वर्किंग क्लास है, मजदूर वर्ग है और किसान तबका है, ये अब अपनी बेहतरी के लिए, अच्छी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए, पक्की नौकरियों के लिए मांग करने लगा है। तो 1989 और 90 के आसपास जब कंप्यूटर का भी विकास हो गया और कंप्यूटर आ गया, तो इनने कहा कि भाई लिबरलाइजेशन चाहिए। तब रूस टूटा। और लिबरलाइजेशन का तमाशा क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन मिट्टी में मिल गए, हिंदुस्तान के किसान आंदोलन मिट्टी में मिल गए। और वही ज़माना था जब हिंदुस्तान में नफरत बुलंदी पे पहुंच गई। मंदिर कोई मंदिर बनवाने के लिए नहीं था, अवाम की आत्मा को मारने और अवाम की एकता को तोड़ने के लिए था। ये तमाशा खड़ा हुआ। तो हिंदुस्तान में पूंजीपति वर्ग, और उसके बाद इनके हाथ में पूरा वो आ गया, मीडिया आ गया, मालिक तो ये बन गए। कहने को सरकार भली कांग्रेस की रही हो, किसी की रही हो, मीडिया को चूंकि उन्होंने आज़ादी दी, आज़ादी के नाम पे उन्होंने जहर भरा। मतलब मुझे ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री तो एक ज़माने में हमारे मनमोहन सिंह होते थे, लेकिन 15 अगस्त का प्रोग्राम भाषण दिया था मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसको दिन भर रिले किया गया और उसमें उन्होंने कोई इंसानियत की बातें तो नहीं कही थी। बेशक। तो ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो संपन्न वर्ग है, बदकिस्मती से इस बुनियादी असूल को भूल गया कि अगर मुल्क में अमन चलेगा तो आपका कारोबार भी चलेगा। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा रंजिश, सबसे ज़्यादा घृणा वो इस तबके से है, कामगार तबके से। कामगार तबके से है ये तमाशा, इसलिए ये मसला है। और ये कामगार तबके को तोड़ करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ताकि इन पे कोई उंगली उठा ना सके। ठीक है, वो बोले नहीं, आवाज़ नहीं खोलें। जी। जो रेट में ये बेच रहे हैं वो उसी रेट में एक तबके को अपने फेवर में कर लिया। हाँ, ठीक है, बाकी दूसरे पर तो उस पर दबाव डाल दिया। वो एक तो डर से चुप हो गया, एक पैसे लेके चुप हो गया। सही कहा आपने। सच यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये जानकारी दी। मैं अब मदरसे की तरफ आपसे आता हूँ, आपका ध्यान कि इस मदरसे के बच्चे को आपने वर्कशॉप जो देने के लिए सोचा और इनके प्रति आपका प्रेम कैसे और क्यों? मदरसे का बच्चा हो, चाहे किसी सामान्य स्कूल का बच्चा हो, वो देश की रूह है। बेशक। उसी के ज़रिए हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बेशक। हमें उनमें दो बातें डालनी है। पहली बात तो उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करनी कि अपनी बात लोगों से सलीके से कह सके, बेशक, समस्याओं को समझ सके, बोल सके। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ये कि अपनी गुजर बसर के लिए उसके लिए कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए ताकि वो अपना। अच्छा, जो लोग इतना बदनाम कर रहे हैं मदरसे को और जिस तरह की बात कर रहे हैं, आज मदरसा में आतंकवाद पल रहा है, मदरसा में आतंकवादी को पाला जाता है, मदरसे में आतंकवाद सिखाया जाता है, तो ये सब क्या है आपकी दृष्टि में? आप इसको कैसे रोकने का कोई आप उपाय बताएं इसको, जो लोगों से इस तरह की भावना लोग निकाल सके, घृणित और द्वेष, दुराग्रही जो लोगों के मन में, जो एक तबके के मन में भर दिया गया है, ये दूर हो सके, इस पर कोई आप एक। ऐसा है कि जब 1989 में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चला, उसके पहले कोई मदरसा के बारे में नेगेटिव बात कहता नहीं था। ठीक है। लेकिन एकाएक श्री अडवाणी थे हमारे देश में के बड़े नेता, तो उन्होंने मदरसों के बारे में कि भाई वो मदरसों में
चूँकि कुछ इसमें अफ़गानिस्तान में कुछ मदरसे लोगों को अमेरिका ने पैसे दिलवा के उसामा बिन लादेन को खड़ा करके कुछ उन लोगों को खड़ा किया था, मदरसों के नाम से खड़ा किया था, ताकि वो रशियन फ़ौजों से अफ़गानिस्तान में लड़ सके। अब इनको बहाना मिला कि मदरसे तो आतंकी की तालीम देते हैं, जबकि हिंदुस्तान में एक मदरसा नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में केरल भी गया, आसाम भी गया, और दिल्ली में तो मैं रहती ही हूँ, गुजरात भी गया। तमाम जगह के मदरसे मैंने देखे हैं, एक मदरसा नहीं मिला मुझे आज तक जिसमें कहीं नफ़रत की बात कही जाती हो, जिसमें हिंसा की बात कही जाती हो। मदरसा के टीचर्स और मदरसा के पढ़ने वाले बच्चे निर्मल हैं, सिर्फ फितूर दिमाग में है उन लोगों के जो नफ़रत की आंधी मुल्क में चलाना चाहते हैं। उनके लिए बहाने चाहिए कुछ, तो पुराने बादशाहों की कहानी किससे सुनाएंगे, फिर मदरसा के बच्चों के बारे में। तो ये बात तो भाई 1989 की पैदाइश है, मदरसों की पैदाइश नहीं है। मदरसों ये 1989 में पैदा हुआ, ये सोच पैदा हुई जी। बेशक, ठीक है। अब इसे रोकने का क्या उपाय है, कैसे किया जाए? इसके रोकने को उपाय हमारे मदरसा के बच्चों को ही करना है, उनके टीचर्स को करना है। मैं चाहता ये हूँ कि मदरसा के टीचर्स जिस अखलाक और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जिस मोहल्ले में मदरसा है उस मोहल्ले में भी बहुत सारे बच्चे स्कूल के दायरे से बाहर हैं। वो थोड़ा सा वक्त हफ्ते में वीकेंड की क्लासेस उनको भी, और कुछ नहीं, भाषा सिखाने में कर दें। उर्दू सिखा दें चाहे हिंदी सिखा दें। अगर वो बच्चा हिंदी बैकग्राउंड का तो हिंदी वो सभी समुदायों के लिए, सभी समुदाय के लिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मतलब मुसलमानों के अलावा वो हमारे दूसरे बच्चों समाज में गरीब ब्राह्मण, गरीब मोची, बैकवर्ड क्लासेस के इन बच्चों के लिए वो वीकेंड में क्लासेस लगाएं। तो ऐसे में फिर वही सवाल आता है कि जब ये काम करने लगेंगे तो उसी जो द्वेषी तबके हैं, द्वेष रखने वाले, दुराग्रही मानसिकता के जो लोग हैं, फिर वो इन पर इल्ज़ाम लगाएं कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो होगा नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है। उनको हफ्ते में एक दिन बुलाएंगे, और इस देश में उर्दू भाषा के लिए बड़ी लगन है। बड़े बुजुर्ग भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि शायरी, शेर वगैरह जो है, नज़्म और गज़ल, हाँ, वो आत्मा की बात कहती है, बिल्कुल, लोगों को अपील करती है। बेशक। तो लोग उसको समझना चाहते हैं, भले ही आप उर्दू सिखाएं, हिंदी स्क्रिप्ट में सिखाएं। बेशक, बहुत अच्छी और बात। ये काम अगर हमारे उस्ताद करेंगे तो दिल से जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, और यही चीज़ होना चाहिए। वो हम करेंगे, हम समझते हैं कि लोगों का जहन साफ हो जाएगा। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, आपने इतना बड़ा वक्त दिया। आपका बहुत कीमती वक्त हमने लिया है, और बहुत कीमती वक्त में आपने बहुत कीमती बातें आपने बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें समाज में जाए और लोगों पर इसका असर पाए, और समाज में एक सुधार, और समाज फिर एकजुट हो, सारे समुदाय भेदभाव मिटा करके सब एक दूसरे में भाईचारगी पैदा हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम में वार्ता कर रहे थे एस.जेड. मलिक के साथ सद्भावना मिशन के संचालक, IIT के रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार त्रिपाठी। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए कार्यक्रम के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।